Hello my fantastic learners, this is Hershey, your science buddy. Today we are starting chapter number 9, which is reproduction in animals of your course book. So we have a warm-up exercise before starting the chapter. All living things reproduce. This is to make sure that each kind of living thing continues to live on. What would happen to live things if they did not produce? Some animals reproduce by laying eggs, other reproduce by giving birth, like fish, amphibian, reptiles, birds, insects, these lays eggs. Ab reproduction, you all know the meaning of reproduction. Reproduce का मतलब होता है अपनी तरीके के यंग वंस को प्रोड्यूस करना, और ये क्यों ज़रूरी है वी ऑल नो. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो एक तरीके की स्पीशीज़, चाहे वो इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे? बिकॉज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन मतलब एक अगर कोई किसी का बर्थ हुआ है तो डेथ होगी ही होगी. सो आफ्टर डेथ व्हाट वुड हैपन? जैसे डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, ढाल नहीं पाए. सो व्हाट हैपेंड? दे आर एक्सटिंक्ट, दे आर नो मोर ऑन द अर्थ. तो क्या होगा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो अपने तरीके के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो कुछ एग्स ले करते हैं कुछ एनिमल्स, और कुछ बर्थ देते हैं अपने बेबीज़ को. सो जैसे बर्ड्स है, एग ले करती है, फ्रॉग एग ले करता है, बटरफ्लाई ये एग ले करती है, और जो लायन है वो क्या करती है? इट गिव्स बर्थ to its young one. So difference between asexual and sexual reproduction आपने क्लास 7th में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था. So just go through the points. asexual reproduction होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल्स यानी कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स सेल्स विच वी कॉल गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व. सो गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर इन्वॉल्व. नेक्स्ट इज द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, क्योंकि एक ही पेरेंट है तो आइडेंटिकल होता है, जो भी बेबी होता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट का. और यहाँ पर द न्यू इंडिविजुअल्स हैव फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, जो दोनों के जो फीचर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस सबसे इम्पॉर्टेंट है. हम इस बार ह्यूमन इस क्लास में, क्लास 8 में वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. So unlike other human body system, reproductive systems are different in males and females. हमारे gametes अलग अलग होते हैं. मेल्स में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और हमारे गैमेट्स भी डिफरेंट होते हैं. सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, हैव डिफरेंट रोल्स इन reproduction and have different sex hormones. So hormones क्या है? Hormones basically you can understand in a simple language that it is a chemical which is being secreted by our body. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं, बाइल जूस सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में सिक्रीशन होती है. सिमिलरली हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हार्मोन्स आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर. सो जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सिमिलरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं आज. इसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. द
Scrotum contains 2 testes that produce the male hormone testosterone. So हार्मोन का नाम जो मेल में होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं एंड स्पर्म. सो द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स testosterone and sperm are not produced until the male begins to mature sexually. After maturation only body starts secreting these hormones, sperm and this testosterone. Some structures of the male reproductive system extend outside the body. So body के बाहर भी structure visible होता है. Each sperm has head and tail. So sperm में ये head है, this is the head part and this is the tail part. The head contains genetic information. We all know cell का हमने अभी चैप्टर भी किया था. तो सेल में क्या होता है, सेल के में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल. तो उसी की बात कर रहे हैं दैट द हेड कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये हेड है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है. इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस एंड द टेल मूव्स द स्पर्म. सो टेल का काम होता है सिर्फ मूवमेंट देना, किसको, स्पर्म को, यानी इस न्यूक्लियस को. The after sperm are produced in the testes, they travel through the sperm duct, fluid from the seminal vesicles organs behind the bladder. तो ये कहाँ से स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज में, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेल ये मूव करते हैं. So fluid organ behind the bladder is mixed with the sperm. So this mixture of fluid होता है, इसमें sperm भी होते हैं और एक लिक्विड भी होता है फ्लूइड, जो इसको कलेक्टिवली हम सीमेन बोलते हैं, राइट. दिस एक फ्लूइड प्लस उसके अंदर स्पर्म सेल्स, तो इसको कलेक्टिवली हम सीमेन बोलते हैं. सीमेन लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. कहाँ से सिक्रीट होता है, यूरेथ्रा से. द सेम ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द बॉडी. यूरेथ्रा वी ऑल नो, हमने जब एक्सक्रीशन सिस्टम किया था क्लास 7 में. सो यूरेथ्रा होता है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू डिस्चार्ज योर यूरिन. सो वहीं से सीमेन भी सिक्रीट डिस्चार्ज होता है. सो हाउएवर यूरिन एंड सीमेन नेवर मिक्स, दोनों मिक्स नहीं होते हैं. A muscle at the back of the bladder does not allow urine to enter the urethra when sperm leaves the body. So sperm are produced in the testes. Testes में sperm produce होते हैं और ब्लैडर के पीछे मसल्स होती हैं. तो जब स्पर्म रिलीज हो रहे होते हैं तो वो यूरिन को पास नहीं होने देती है, यानी उसको स्टॉप कर देती है. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम्स. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं, जैसे मेल में टेस्टीज होती हैं. सिमिलरली फीमेल में ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, और मेल में भी 2 टेस्टीज होती हैं. So ovaries are the female sex organs that produce eggs, and the female sex hormones कौन से होते हैं, स्टेरॉन्स और प्रोजेस्टेरोन, राइट. तो आपको ये याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फीमेल सेक्स हार्मोन्स नेम एंड नेम ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन्स. तो फीमेल में एस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं विद द फीमेल मैच्योर सेक्सुअली. सिमिलरली जैसे जब मेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट होता है. सिमिलरली इन फीमेल्स जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद हार्मोन्स का स्टार्ट होता है फॉर्मेशन. और कौन कौन से हार्मोन्स हमने लिए फीमेल में, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. So these hormones help to prepare the female body for having a baby. So the ovaries contain certain cells that eventually develop into eggs. Eggs कहाँ बनते हैं, eggs बनते हैं ओवरी में, right? ओवरी में egg बनता है और टेस्टीज में स्पर्म बनते हैं. When a female is born, her ovaries already contain all the cells that can develop into
एग्स, जो कि ओवरीज जब फीमेल बॉर्न होती है यानी गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होती है तो उसमें ऑलरेडी ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बट डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट एक एज के बाद स्टार्ट होता है। तो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड रिलीजेस ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। क्या होता है, ओवरी में हर मंथ एक एग फॉर्म होता है। सो इसको 28 डेज का एक एवरेज साइकिल होता है एंड एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। दोनों में से किसी एक ओवरी से एग रिलीज होता है और वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, इन फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आता है। सो एन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। The ovaries usually release eggs on alternate cycles, right? हर साइकिल के बाद एक एग रिलीज होता है और जनरली जो टाइम होता है वो 28 डेज का होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, जिसमें एग फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, ओवरीज में फॉर्म होता है। और कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स होते हैं जो एग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग ओवरीज में फॉर्म होते हैं और फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से यूरेट्रस तक पहुंच जाते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है। स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होने के बाद fertilization होता है। So human development begins when an egg from female is united with the sperm or from the male and this is called fertilization. Fertilization usually takes in oviduct. ये oviduct में fertilization होता है और दिस इज कॉल्ड जब न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। बेसिकली न्यूक्लियस सेल का, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और एक सिंगल एग फॉर्म होता है। हर मंथ एक सिंगल एग फॉर्म होगा और उसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म के न्यूक्लियस से मर्ज होगा, फ्यूज होगा एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। So human development begins when egg is fertilized by an sperm. So the nucleus of the sperm and the nucleus of egg join together and this is called fertilized egg. अब इसको egg नहीं बोलेंगे, we will be giving or pronouncing it with the different name which is zygote, right? अब इसको हम zygote बोलेंगे। अगर zygote कहीं आप सुनते हैं so it automatically clicks your mind that it is a fertilized egg. So this cell undergoes many cell division as it moves along the oviduct to the uterus. अब fertilization यहाँ हुआ क्योंकि ovaries ने egg release किया था। fertilization यहाँ हुआ, fallopian tube और oviduct one is the same thing। यहाँ egg fertilize हुआ। अब इसको हम बोलेंगे zygote। अब कुछ टाइम के बाद zygote यहाँ से move करके uterus में आ जाएगा और उसकी cell wall से attach हो जाएगा, right? So if the zygote successfully attaches to the wall of the uterus, the zygote will develop into a baby and pregnancy period कितना होता है, 9 month का and this period is called as pregnancy। और यहाँ पर egg जो पहले egg था, फ्यूजन हुआ स्पर्म सेल्स और एग का और न्यूक्लियस कंबाइन हुए, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग को zygote बोला जाता है और zygote जब मूव करके यूट्रस में आता है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। So for most land animals fertilization happens inside the body of the female. कहाँ होता है fertilization? Inside the body of the female. This is called internal fertilization. दो तरीके की fertilization होते हैं, internal and external. So we will discuss how it happens, external fertilization in this chapter only. So all mammals, bird, reptiles and many insects use this method which is internal fertilization. So mammals में भी, animals में भी और insects, birds, reptiles इन सब में internal fertilization होता है. So during mating the male puts sperm inside the body of female and the sperm swims to the eggs और उसके बाद egg fertilize होगा और zygote में convert होगा और फिर उसके बाद baby का development start होता है. For many animals such as frogs and fish, fertilization occurs outside the body, which is external fertilization.
और यूजुअली हैपन्स विद द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो वाटर में ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें ज़्यादातर it is not there कि 100%, but most of the animals they are reproducing or fertilizing outside from the body or external fertilization. The female lay eggs in the water, the male puts sperm over the eggs, each egg is fertilized by one sperm. So बहुत सारे एग फीमेल जो एनिमल है वो रिलीज करती है और जो मेल एनिमल है वो अपना स्पर्म सेल्स रिलीज करता है और स्पर्म सेल्स जाकर एग सेल के साथ मीट करते हैं एंड एक एग के साथ एक स्पर्म सेल मीट होता है और फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड फ्रॉम द body. So this is called external fertilization. So you can see single egg is there and many sperms are there. So एक egg के साथ एक ही sperm meet होगा. Now development after birth. So after attachment of the wall, पहले ovary से egg release हुआ, fallopian tube तक आया, zygote वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहेगा, then it will move to the uterus. यूट्रस इन द फीमेल बॉडी, और क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फीमेल का, तो यहाँ पर जो जायगॉट होगा वो अटैच हो जाएगा यूट्रस वॉल से एंड देन इट स्टार्ट गेटिंग ग्रोथ. सो आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस द जायगॉट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. जब तक वो ओविडक्ट में या फिलिपिन ट्यूब में रहता है देन इट इज कॉल्ड जायगॉट, और फिर उसके बाद इट चेंजेस, द नेम चेंजेस टू एम्ब्रियो जब वो यूट्रस में आ जाता है. So during the embryo period, which is the first 2 months of the pregnancy, the major organs develop and heart begins to beat. So initial 2 months में fertilization के बाद initial 2 months में हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और बाकी ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो एट फर्स्ट द एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन यूट्रस. सो यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड से बेबी को न्यूट्रिएंट यानी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है. बट उसके बाद क्या होता है, एक कनाल डेवलप होती है, द प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, develops from tissues of the uterus and the tissues of the embryo. दोनों के टिश्यूज डेवलप होंगे, यूट्रस के भी जो कि मदर का है और बेबी के टिश्यूज में भी टिश्यूज डेवलप होंगे और कनेक्ट कर जाएंगे आपस में, राइट. The umbilical cord connects the embryo to the placenta. जो एम्ब्रियो के भी टिश्यूज डेवलप होंगे और यूट्रस में भी टिश्यूज डेवलप होंगे और वो दोनों कनेक्ट कर जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और इसको अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोला जाता है. सो द प्लेसेंटा कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो. सो दोनों काम करता है प्लेसेंटा, मदर से न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स भी बेबी को प्रोवाइड करता है, साथ साथ जो बेबी का वेस्ट होता है वो भी यूट्रस से बाहर लेकर आता है, राइट. सो आफ्टर द फर्स्ट 2 months ऑफ द प्रेगनेंसी द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड फीटस. अब नाम चेंज हो गया, आफ्टर 2 months इट इज बीइंग कॉल्ड बाय डॉक्टर्स एज अ फीटस. सो पहले फर्टिलाइज होने के बाद एग हो गया जायगॉट, जायगॉट के बाद क्या हुआ नेक्स्ट, जब फिलिपिन ट्यूब में आया तो उसके बाद एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के बाद बन गया फीटस. So at 3 months the fetus measure 8 to 9 centimeters in length and the mother feels the fetus move. The fetus continues to grow and develop during the pregnancy. अब growth start होता है, growth period start होगा which is 9 months, और 9 months में लास्ट में 9 months तक जो fetus का weight होता है वो 2.5 kg to 3.5 kg तक होता है, और जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है वो हो जाती है 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, वो कम और ज़्यादा हो सकती है एंड इट इज़ यूजुअली इज़ इन द हेड डाउन पोजीशन. जो फीटस का कैसा पोजीशन होता है, हेड डाउन पोजीशन. नाउ कम टू द टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, समटाइम्स पीपल कैन नॉट हैव बेबीज, तो उसका ऑल्टरनेट है, साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है. जो एक नया
मेथड इंट्रोड्यूस किया गया विच इज़ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन और वी कॉल इट IVF प्रोसेस। सो इसमें क्या किया जाता है कि विमेन से, फीमेल बॉडी से एग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एग को निकालने के बाद मेल्स के स्पर्म के साथ मीट कराया जाता है आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी और यू कैन से इन टेस्ट ट्यूब लैब्स में, और उसके बाद उस फर्टिलाइज्ड एग को दोबारा से मदर के वॉर्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो स्पर्म इज टेकन फ्रॉम द मेन्स बॉडी, सो दे आर जॉइंड इन ग्लास डिश which is vitro. Vitro means glass. So the fertilized egg is placed into the woman's uterus where it grows into a baby. Now these babies are also called test tube babies. और सबसे पहली जो गर्ल थी जो टेस्ट ट्यूब बेबी से इस मेथड से बॉर्न हुई थी एंड शी वॉज लुइस ब्राउन, और वो कब इंग्लैंड में बॉर्न हुई थी 25 जुलाई 1978 को। सो हर नेम वॉज लुइस ब्राउन। सो ये 78 में सक्सेसफुली एक गर्ल बॉर्न हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग। सो क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, बिल्कुल सेम कॉपी बनना, दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। सो अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, सो किसी बॉडी पार्ट का भी क्लोनिंग किया जाता है या फिर पूरी की पूरी बॉडी को ही क्लोन कर दिया जाता है। सो क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय Ian Wilmot. He was a scientist, Ian Wilmot, and his colleagues at Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. So Scotland में एक सिटी है Edinburgh, वहाँ पर रोजलिन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर साइंटिस्ट थे Ian Wilmot और उनके कलीग ने क्लोनिंग का प्रोसेस किया था एंड दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. So सबसे पहले शीप पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और शीप जिसका नाम डॉली था उसकी क्लोनिंग की गई। जो क्लोन करके जो बॉर्न हुआ, दिस वाज डॉली एंड शी वाज बॉर्न ऑन 5th July 1996. So during the process of cloning Dolly, a cell was collected from mammary gland of a female fin dorsett sheep. तो एग को निकाला गया, क्या सेल्स कलेक्ट किए गए, कहाँ से? डिफरेंट, दोनों अलग अलग स्पीशीज की शीप हैं। जो पहली जो मेम्ब्रेन ग्लैंड से जो निकाली गई जो कि फीमेल शीप थी, वो कौन सी स्पीशीज की थी? फिन डॉर्सेट शीप, राइट? So simultaneously an egg was obtained from a Scottish blackface ewe. ये डिफरेंट शीप है। सो इसके सेल्स कलेक्ट किए गए यानी फिन डॉर्सेट शीप के और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। सो एग से क्या करा? न्यूक्लियस को ही निकाल लिया गया, सिर्फ न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया and then the nucleus of mammary gland cell from the fin dorsett sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe whose nucleus had been removed. जो एक सेल यानी कि जो फिन डॉर्सेट शीप है उसका न्यूक्लियस रिमूव करा था और जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है उसका तो न्यूक्लियस ही निकाल दिया गया था बिल्कुल अलग, यानी कि एक न्यूक्लियस है। वी ऑल नो सेल में न्यूक्लियस होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। सो दो अगर इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल मर्ज होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स या फीचर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही न्यूक्लियस रखा गया है, एक न्यूक्लियस को हटा दिया गया है। So the egg thus produced was implanted into the Scottish blackface ewe, right? उसमें दोबारा से implant कर दिया गया। Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. Though Dolly was given birth by a Scottish blackface ewe, it was found to be absolutely identical to the fin Dorset sheep from which the nucleus was taken, right? So दो शीप थी, we know that एक स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव थी और एक फिन डॉर्सेट शीप थी। तो फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस को लिया गया था जिसको कि इम्प्लांट कहाँ किया गया था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के कि उसमें इम्प्लांट कर दिया गया था और जो डॉली बॉर्न हुई उसके अंदर किसके कैरेक्टर्स थे? फिन डॉर्सेट शीप के, राइट?
So since the nucleus from the egg of Scottish blackfoot ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackfoot ewe. So Dolly was the healthy clone of Finn Dorset sheep. So you got to know कि Finn Dorset sheep का न्यूक्लियस क्योंकि लिया गया था, तो इसलिए इसके अंदर सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स जो आए थे वो Finn Dorset sheep के ही आए थे. Was produced several offspring of their own normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to certain lung disease. Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. So Dolly एक sheep produce हुई थी after cloning, जिसमें 2 different species के sheep लिए गए थे, उसमें से एक का न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया था, दूसरे न्यूक्लियस वाले सेल को डिफरेंट sheep में इम्प्लांट किया गया था. तो उसके अंदर जिसका यानी Finn Dorset sheep का जो न्यूक्लियस लिया गया था, तो डॉली के अंदर जो सारे जेनेटिकल कैरेक्टर्स आए वो Finn Dorset sheep के आए, राइट. सो दिस वाज द क्लोनिंग एंड शी वाज कंप्लीटली आइडेंटिकल ऑफ Finn Dorset sheep. नाउ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल. विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, और जो एग ले करते हैं वो होते हैं ओविपेरस एनिमल्स. नाउ यंग वंस टू अडल्ट्स, ये एक यंग वन से यानी एक छोटे बेबी से बड़े होने तक का जो प्रोसेस है. द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स, या तो वो एग से हैच होंगे या फिर बॉर्न हुए हैं, continues to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. So humans में क्या होता है? Humans में basic तो हमारा same होता है ना सबका, 2 eyes, 2 ears, 1 nose, neck, 2 hands, 2 legs, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब करके टो होता है, हैंड होते हैं, वो सब हमारे बेसिक. ऑल्दो हमारे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल जो हमारे लुक्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, बट वैसे हम लोग सेम लगते हैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग. तो कुछ जो एनिमल्स में जो उनके यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं मैच करते. जैसे इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग और बटरफ्लाई. सो दे आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. सो मेटामॉर्फोसिस एक फेस होता है, ये उन एनिमल्स में होता है जैसे कि फ्रॉग में और बटरफ्लाइज में, जिसमें उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर टोटली different from their parents. So you have already learned in earlier classes about the life cycle of frogs and butterflies. So these animals reproduce by laying eggs. So the young of these animals look very different from the adults, or this process is known as metamorphosis. Metamorphosis का mean है meta, which means after, and morphosis means form. So उसके बाद फॉर्म होने वाले. सो दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. अब बटरफ्लाई में सबसे पहले बटरफ्लाई एग ले करती है, उसके बाद इट चेंजेस इनटू कैटरपिलर. अब देखो बटरफ्लाई और कैटरपिलर बिल्कुल अलग दिखते हैं, और उसके बाद प्यूपा, इट कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा, और उसके बाद वो बटरफ्लाई में चेंज होती है. सो ऑफस्प्रिंग ऑफ बटरफ्लाई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम its parents, right? So egg, caterpillar, pupa and butterfly. If you look down at the diagram, you'll notice that the caterpillar and the pupa look different from actual butterfly. So the changes that occurs during the different stages of a butterfly are controlled by 2 hormones. वो कौन से hormones हैं जो जिसकी वजह से ये changes आते हैं? So juvenile hormone and egg dysone hormone. So ये 2 hormones हैं जिसकी वजह से ये process, और you can say metamorphosis का process होता है. So you should remember the name of the hormones, that is juvenile hormone and egg dysone hormone. Similarly frog में क्या होता है? frog egg lay करता है, उसके ऊपर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फिर ये एम्ब्रियो में चेंज होता है क्योंकि आउटसाइड वाटर है, एक्वेटिक एनिमल है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, तो एग रिलीज करेगी फीमेल फ्रॉग, और मेल फ्रॉग क्या स्पर्म सेल्स रिलीज करेगा,
और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आने के बाद फिर टेडपोल, इसमें ना ही, अब देखो टेडपोल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग। तो टेडपोल में फिर धीरे धीरे 2 लेग्स डेवलप होंगी, फिर 4 लेग्स हो जाएंगी एंड कुछ टाइम बाद फिर frog banega. So this is called metamorphosis. So the life cycle of frog has 3 stages: initially egg, then tadpole, and then adult frog. So the first stage in the life cycle of the frog, this is called egg, and a frog lays many eggs at one time. The eggs are covered with jelly like coating, right? Second stage आती है जिसमें ये tadpole बनता है. Hatched tadpoles have gills for breathing. So we all know frog is a type of amphibian. Amphibian not type, it is amphibian animal. और क्यों है? क्योंकि ये water and land दोनों पर survive कर सकता है. पानी में ये gills से respiration करता है और breathing करता है, and they have a tail but no legs जब hatch होता है. So as a tadpole grows, lungs begin to form, back and front legs begin to grow. So these parts allow the adult frog to live on the land, right? So once the lung from the begin to work, the gills and tail disappear. So जब lung हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, टेल और गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक अडल्ट फ्रॉग स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. सो द अडल्ट फ्रॉग इज नाउ रेडी टू लिव ऑन लैंड. वी हैव सम वर्ड्स हियर. हार्मोन, हार्मोन क्या होता है? दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्लैंड सिस्टम होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं. बेसिकली क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम और में जो हमारी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं वो डायरेक्ट उस हार्मोन को हमारे ब्लड में मिक्स कर देती है. सो दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, द लाइफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड इन ऑर्डर टू मेंटेन its species. Next is sexual reproduction, the mode of reproduction in which male and female both are involved in the process of reproduction, such as offspring resembles both the parents but it is not exactly identical. क्योंकि asexual reproduction में exactly parent के identical होते हैं क्योंकि one parent ही involve होता है, whereas in the sexual reproduction 2 parents are involved. So that is why the babies are not exactly identical. Yes, बेसिक थिंग्स उनकी वैसे ही होंगी. अगर एक ह्यूमन का बेबी है तो वो ह्यूमन जैसा ही लगेगा. एनिमल का बेबी है, अगर लायन का बेबी है तो वो लायन जैसा ही लगेगा, राइट? बट थोड़े से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ पेरेंट के आते हैं, कुछ फादर के आते हैं. नाउ मेटामॉर्फोसिस, सो द ड्रास्टिक चेंजेस द यंग ऑफ इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एटसेट्रा अंडरगो बिफोर बिकमिंग एन अडल्ट. अडल्ट बनने से पहले कुछ डिफरेंट चेंजेस होते हैं जो होते हैं जिसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं from their parents. So this is called metamorphosis. We have some summary points. Reproductive organs and structures are different in males and females. So reproductive organs female में अलग होते हैं, male में अलग होते हैं. Similarly male में different hormones होते हैं और female में different sex hormones होते हैं. So male testes produce sperm और female ovaries produces egg. राइट, जो एग प्रोड्यूस करते हैं कहाँ, ओवरीज में, और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज में, और यही गैमेट्स होते हैं. सो इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म इट बिकम्स अ जायगोट एंड देन डेवलप्स बिकम अ एम्ब्रियो एंड फाइनली अ फीटस. तो ये डिफरेंट नेम्स हैं. और सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फाइनली फीटस बनेगा. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. Sperm travels through the sperm duct and are released from the male through the urethra. Most of the female reproductive organs are internal. फीमेल में इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. द मेंस्ट्रुअल
menstrual cycle is a cycle of monthly changes in female reproductive system. monthly cycle होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ अकर्स इन 3 स्टेजेस, जायगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस. तो ये ह्यूमन बेबी का साइकिल है. जैसे अभी हमने मेटामोफोसिस में बटरफ्लाई की 3 स्टेजेस देखी थी और 3 स्टेजेस फ्रॉग की देखी थी और 4 स्टेजेस बटरफ्लाई की देखी थी. सिमिलरली ह्यूमंस में क्या होता है, जायगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस, अगेन 3 साइकिल्स. सो नाउ वी हैव द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन होता है, विच इज टेस्टिस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनियन ऑफ एन एग एंड स्पर्म. सो एग और स्पर्म जब यूनाइट होता है तो क्या बनता है, सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल बॉडी टेक्स प्लेस वेयर, यूट्रस, ओविडक्ट, ओवरी और वजाइना. सो इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट. फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है और उसके बाद फिर जो जायगोट होता है वो मूव कर जाता है यूट्रस में, विच इज द फर्टिलाइज्ड सेल, एग, एम्ब्रियो, स्पर्म और जायगोट. सो फर्टिलाइज सेल को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड जायगोट, क्योंकि जायगोट के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एग और स्पर्म जो होते हैं ये गैमेट्स होते हैं, विच इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड. सो दिस इज सीमेन. सीमेन स्पर्म और फ्लूइड दोनों का मिक्सचर होता है. So children, next question is fill in the blanks. First fill up we have sexual reproduction is characterized by the fusion of 2 cells called gametes. Next is the animal which lay eggs. These are called oviparous animals. The animals which give birth to their young ones, they are called viviparous. So the organisms in which both types of gametes are produced by the same individual. So these type of organisms are called hermaphrodites. Next is organisms in which male and female gametes are produced by 2 different individuals. So these are called dioecious. Sixth one, the process of transformation of larva or tadpole into an adult through drastic changes. So this process is called metamorphosis. Next question is true and false. First statement, the scrotum contains 3 testes. So this is false, it contains 2 testes. Next is human development begins when an egg is fertilized by a sperm. So this is correct. Next is cloning is the process of hatching egg. So this is false. Next is the first stage in the life cycle of the frog is tadpole. So this is false. First is egg, then tadpole. And the last one is hormone is chemical produced by the endocrine system. So this is correct, right children? So that's it for this chapter. We will see you in the next class. Till then, bye and take care of yourselves.